अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के साइंस का जो ये सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2022 है, इसके जीव विज्ञान अर्थात कि बायोलॉजी के दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। ये प्रश्न जो भी देख रहे हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। इन सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज सीधे बात करेंगे हम लोग जीव विज्ञान के प्रश्न को और आपके इस साइंस के सैंपल पेपर को आज समाप्त कर देंगे। उसके बाद आगे अब शेष बचेगा 2 ही विषय का सैंपल पेपर, एक है आपका हिंदी का, मैथ का। तो जो भी आप लोग का डिमांड आएगा नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वहीं हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। बड़ा ही शानदार प्रश्न लिया गया है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेगा। इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि 21 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। इसके लिए आपको 8 अंक दिए जाएंगे। अर्थात कि आपसे क्या कहा सर कि 21 से 28 तक जो ये प्रश्न देख रहे हैं जीव विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से कोई 4 आपको बनाना है और कोई भी 4 आपको छोड़ देना है। लेकिन हम लोग इस 8 प्रश्न की चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम आपको सभी प्रश्न समझाएं ताकि तमाम प्रश्न इसी 8 में से आपसे 4 बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाएं। जब एग्जामिनेशन हॉल में इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसके नीचे आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 29 और 30 नंबर पे दिया गया है। ये 5 अंक का प्रश्न है। इस दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको जवाब दे देना है। तो आप अगर ये सभी प्रश्न समझ के जाते हैं, यहाँ पे देखिए साइंस का यहाँ पे सैंपल पेपर इंड हो गया। तो अगर ये सभी क्लासेज आप पढ़े होंगे, आप चाहे इस सीरीज का कोई भी वीडियो जा रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक क्लास आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ से देखिएगा कितना ज्यादा प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे अब चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है, अर्थात कि आपको रंध्र का कार्य बताना है। ये शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है पूछा है। तो आप जानते हैं पत्तियों के सतह के नीचे, अर्थात कि पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है उसके सतह के नीचे कई छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य आपसे पूछा था, तो रंध्र के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला है वाष्पो उत्सर्जन करना और दूसरा है गैस का आदान प्रदान करना। यही रंध्र के प्रमुख कार्य हैं। और मैं बोलता हूं अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव यहीं से कमांड हो जाएगा। आप इस सीरीज के सभी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कितना महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव में बार बार आपसे पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, पत्तियों से जो पानी निकलता है वो किसके माध्यम से निकलता है, तो रंध्र के माध्यम से। या गैस का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो पत्तियों के रंध्र के माध्यम से। तो ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है और आपके बायोलॉजी से दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। आपको बताना है कि प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात कि जो आपका दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें आप प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़े होंगे। तो उसमें कह रहा है हमारा मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो ध्यान से समझिएगा, जो मानव मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क भाग होता है, वो मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन और धड़ की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ यह मध्य मस्तिष्क जो है नेत्र पेशियों की गति, पुतली के आकार में परिवर्तन, नेत्र लेंस के आकार में परिवर्तन, ये सभी हमारे मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे मस्तिष्क का अगला भाग है पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क के भाग मेडुला के द्वारा हृदय का स्पंदन, सांस लेना, रक्तदाब, पसीना, खांसना, छींकना, वमन, ये सभी नियंत्रण होता है। तो आप देख रहे हैं कि नियंत्रण और समन्वय में मस्तिष्क का कितना ज्यादा भूमिका है। और ये यहाँ पे जितना भी ये प्रतिवर्ती क्रिया लिखा गया है सभी मस्तिष्क के माध्यम से ही नियंत्रित होते हैं। तो यही प्रश्न आपसे पूछा था कि क्या भूमिका है, इस तरह भूमिका इसका बता दिए, इसका महत्व आपको बताना था। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मानव के बच्चों का लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पे ध्यान से उत्तर को समझेंगे। कह रहा है मानव के लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्र के आधार पे होता है, अर्थात कि हम लोगों में जो लिंग का निर्धारण होता है किस पे डिपेंड करता है, गुणसूत्र के आधार पे। और नर में XY गुणसूत्र होते हैं, वहीं पे मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान है। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु का उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होना चाहिए। और यहीं आगे डिटेल में बताया गया। तो यहां से ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आप लिखे तो ऐसा एक फिगर जरूर बना दीजिएगा, इससे क्लियर हो जाता है और एग्जामिनर इसे प्रभावित होकर आपको अंक भी देता है।
प्रश्न आपसे क्या पूछा कि मानव बच्चों का लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, जब मानव में आप जानते हैं लैंगिक जनन होता है, अर्थात कि नर मादा का जब मिलन होगा तभी बच्चों का उत्पत्ति होगा। जितने भी हम लोगों में मादा होती है, अर्थात कि लड़कियों में क्या पाया जाता है XX और लड़कों में क्या पाया जाता है XY। तो जब दोनों का मिलन होगा तो देखिए, या लड़की का जन्म हो सकता है, लेकिन लड़का कब होगा तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, लड़का। नर के अंदर ही Y गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें प्रश्न में बताया गया था कि मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती है, क्योंकि नर शिशु में XY होना चाहिए। ताकि अगर किसी मादा से उत्पन्न हो रहा है लड़का या लड़की, तो अगर उसके सिर्फ लड़की हो रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन है, नर के गुणसूत्र में कमी है, क्योंकि नर के गुणसूत्र में ही XY पाया जाता है। यही बात आपको समझाकर ऐसे पिक्चर से लिख देना है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आपके बायोलॉजी से कह रहा है कि क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है। अर्थात कि जब अंडा का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या प्रभाव होगा, यही आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इस सीरीज में जो भी वीडियो जा रहा है सभी को ध्यान से देखकर, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कॉपी बनाकर और आपको नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि यहाँ से तमाम प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्या कहा कि जब अंडे का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, तो बता रहा है कि यदि किसी भी अंडे का निषेचन नहीं हो तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम रहते हैं। परिणाम स्वरूप एंड्रोमेडिया झड़ने लगती है और मासिक रक्त स्राव शुरू हो जाता है। इस समय पीयूष ग्रंथि पुटिक उत्तेजक अंतःस्राव के उत्पन्न थोड़ा बढ़ा देता है, अतः अंतःस्राव में 3 से 30 पुटिकाओं के विकास को उत्तेजित करता है। यदि अंडे में गर्भधान न हो तो पीत अंड 14 दिन के बाद नष्ट हो जाता है और नया मासिक चक्र शुरू हो जाएगा। ये 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। अर्थात कि हमारे परितंत्र में अपमार्जकों का क्या रोल है, यही आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। परितंत्र में अपमार्जक का प्रमुख स्थान है। जीवाणु, मृत जीवी तथा अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जक का कार्य करते हैं। ये मृत शरीरों पर आक्रमण करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार से कचरा जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, सड़े गले फल, साग सब्जियां, पचे पकाए गए भोजन का भाग, गाय का गोबर, घोड़े की लीद, पौधों की सड़े गले भाग अपमार्जक द्वारा विघटित कर दिया जाता है, जो सरलता से प्रकृति में पुनः मिल जाते हैं। अर्थात कि पूछा था अपमार्जक की परितंत्र में क्या भूमिका है, तो अपमार्जक पहले किसे कहते हैं आपको समझना है। तो जीवाणु, मृत परजीवी और अन्य सूक्ष्म जीव है, यही अपमार्जक के कार्य करते हैं। और जो भी हम लोग सड़ा गला कचरा फेंकते हैं, यहाँ पे जो उदाहरण हम लोगों ने चर्चा किया, चाहे सड़ा गला फल हो, साग सब्जी हो, गाय का गोबर हो, पौधों का सड़ना गलना हो, अगर ये अपमार्जक नहीं रहेंगे तो इनका गलने में काफी लंबा समय मिल जाता है। लेकिन अपमार्जक क्या करते हैं, इनको गलाने में मदद करते हैं, जिससे कि इनका पुनः प्रकृति में आसानी से विघटन हो जाता है और इससे प्रदूषण भी कम फैलता है और ये प्रकृति में फिर दोबारा मिल भी जाते हैं। तो यही है परितंत्र में अपमार्जक का भूमिका। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि संपोषित प्रवर्धन क्या है। आपको बताना है कि संपोषित प्रवर्धन क्या है, इसका परिभाषा आपको लिखना है। तो संपोषित प्रवर्धन एक ऐसा प्रवर्धन है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ऐसे तरीके से होता है कि वे वर्तमान में और साथ ही भविष्य में मानव की जरूरत को पूरा कर सकें। अर्थात कि जब संपोषित प्रवर्धन सस्टेनेबल की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा यही लक्ष्य होता है कि हम प्राकृतिक संसाधन का इस रूप में उपयोग करें, वर्तमान की हमारी सभी आवश्यकता भी पूरा हो जाए और उसके साथ साथ भविष्य में भी मानव की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जो भी हमारे पास संसाधन है, अगर उसका हम लोग समझदारी के साथ उपयोग करते हैं कि वर्तमान की हमारी आवश्यकता भी पूर्ण हो और भविष्य के लिए भी वो संसाधन बचा रहे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संपोषित प्रबंधन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। आपसे क्या पूछा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो आपको उत्तर कुछ ही शब्दों में लिखना है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है और आगे आपको पॉइंट बाय आंसर लिखने का प्रयास करना है। पहला भूमिका है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस को पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। अर्थात कि पहले से आपको क्या समझना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे जठर ग्रंथि से स्रावित होकर और पाचन क्रिया में काफी मदद करता है और यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। अर्थात कि अगर हम भोजन करते हैं उसमें कोई भी रोगाणु हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसको भी एक अक्रियाशील कर देता है और उसे भी नष्ट कर देता है और उसके साथ साथ भोजन को यह शीघ्रता से पचने नहीं देता है। तो ये सभी आमाशय में हमारे अम्ल की भूमिका, अर्थात कि पूरा देखा जाए तो भोजन को पचाने में अम्ल सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है। आपको बताना है कि जो हम लोग लैंगिक और अलैंगिक जनन पढ़ते
करते हैं तो लैंगिक जनन का क्या महत्व है, ये समझते हैं कि आखिर में लैंगिक जनन क्या होता है। तो प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अर्थात कि लैंगिक जनन में नर और मादा का मिलन होता है और उससे एक के जैसे नए संतान की उत्पत्ति होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अब पूछा था कि लैंगिक जनन का आपको महत्व बता देना है, तो लैंगिक जनन के महत्व आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। लैंगिक जनन के फलस्वरूप जिस जीव की उत्पत्ति होती है उस जीवों में भिन्नता आता है, और दूसरा है कि जीवों में अनुकलन की क्षमता होती है। अर्थात कि जो भी जीव लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं के अंदर यहाँ पे जीने के लिए अनुकूलन की क्षमता उनके शरीर में ज्यादा होता है। तीसरा इसका महत्व है कि लैंगिक जनन में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं उन जीवों में नए गुण बनते हैं। तो ये 3 महत्व आपको लिख देना है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब यहां से शुरू हो रहा है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, और ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि इसका उत्तर अगर आप बड़ा नहीं लिखेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विकिराणु अर्थात कि नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन आपको करना है। अर्थात कि पहले आपको नेफ्रॉन की संरचना बताना है, फिर ये क्या काम करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन का संरचना लिखा गया है, लेकिन ये लिखने के बारे में जो हम लोग लिखे इसको आपको याद नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले नेफ्रॉन की फोटो बनाना आपको सीखना चाहिए कि इस रूप में नेफ्रॉन की संरचना आपको बनाना है, और कौन से भाग को हम लोग क्या पे नाम देंगे, ये सभी अगर आप फोटो नामांकित चित्र इसका बनाना सीख गए तो समझिए ये जो भाग है जो यहाँ पे लिखा गया इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी में से लिख सकते हैं। नेफ्रॉन में कहाँ आपका बोमन संपुट होता है, कहाँ पे इसमें विकिराणु की नलिका होता है, कहाँ पे इसमें ब्रिक सीरा होता है, ब्रिक धमनी होता है, यही सब आप इस फोटो बना के लिख देंगे, नेफ्रॉन की संरचना हो जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, फिगर बनाना सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नेफ्रॉन का कार्य बताना है। तो नेफ्रॉन का पहला कार्य होता है छानना, अर्थात कि जो ये नेफ्रॉन है इस रुधिर को बोमन संपुटों के माध्यम से छानने का काम करता है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं यहीं पे दिया गया है बोमन संपुट, तो इसका काम क्या होता है, छानना। हमारे शरीर में कितने पानी की मात्रा चाहिए और कितने पानी की मात्रा को बाहर निकालना है, इसका पुनः अवशोषण करना भी आपका नेफ्रॉन का ही कार्य है। उसके बाद जो भी जल में हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के रूप में बनाना भी किसका काम होता है, नेफ्रॉन का कार्य है। तो आपको मेन है इसका फिगर बना के आपको संरचना लिख देना। संरचना में क्या लिखना है कि कौन सा भाग कहाँ पे पाया जाता है, और उसके बाद इसके कार्य को लिख देना है, इसका आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य व काट का नामांकित चित्र बनाइए। अर्थात कि आपको क्या करना है कि पुष्प का पहले अनुदैर्ध्य व काट का नामांकित चित्र बनाना है, उसके बाद पुष्प के सभी भाग और उसके कार्य को लिख देना है। तो देखिए पुष्प के अनुदैर्ध्य व काट का चित्र है, तो इस चित्र को आपको बनाना आना चाहिए, ये आपको बार बार प्रयास करके जरूर सीखना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है फूल के निम्नलिखित भाग हैं। पहला होता है बाह्य दल जो बाहर का भाग होता है, दूसरा होता है दल या पखुंडी, तीसरा होता है पुंकेसर, और चौथा होता है स्त्री केसर। और बाह्य दल जो होते हैं वो फूल के बाहर के भाग होते हैं जो हरा कलर का होता है, और इसका कार्य होता है आपके फूल के अंदर के भाग को सुरक्षा देना। दल या पखुंडी जो होता है ये रंगीन होते हैं, और ये फूल के पत्तियों का दूसरा चक्र होता है, और यही कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और पुंकेसर के बारे में एक बात आप ध्यान से समझिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फूल का नर जनन भाग क्या होता है, तो होता है पुंकेसर। और फिर आपसे पूछता है कि फूल का मादा जनन अंग कौन होता है, तो होता है स्त्री केसर। और स्त्री केसर भी 3 भाग में बटे होते हैं, पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका नली, और तीसरा होता है अंडाशय। तो इस रूप में अगर चित्र बनाकर आप उत्तर लिख देंगे तो आपको 5 में 5 अंक मिल जाएगा। तो अब प्रश्न है कि ये चित्र आप कैसे बनाएंगे और भी प्रश्नों को आपको कैसे कॉपी में लिखना है। तो आपके इस काम को आसान करने के लिए हम लोग इस जो भी क्लास चलता है इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में देते हैं, इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त करके आपको फिर से इसको पढ़कर एक बार समझ लेना है ताकि याद हो जाए, और ये जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप देखें इसको 1-2 बार पढ़ के आपको अच्छा से समझ लेना है कि कैसे सभी पिक्चर आप बनाएंगे। तब तक के लिए इस नोट्स को प्राप्त करके रिविजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।